नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है इन्फोसिस। देखिए इन्फोसिस के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को दिखाऊँगा। देखिए जिस मतलब लेवल का इंतज़ार था, वो फाइनली लेवल को अचीव कर चुके हैं और लेवल अचीव क्यों ना करें? क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टरली रिज़ल्ट आया, बहुत शानदार तरीके से रिज़ल्ट देखने को मिला। मैं एक बार अगर अगर आपको रिज़ल्ट दिखा दूँ, तो आपको और भी क्लैरिटी मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कंपनी की जो सेल्स था, वो सेल्स पिछले दिसंबर में कितना था? 38,300 करोड़ और वो इस बार कितना बना? 38,800 करोड़। तो आप कहेंगे कि सर कंपनी का तो क्वार्टरली रिज़ल्ट अच्छा हुआ था पिछले बार, इस बार कम हुआ। हाँ, ये बात सही है। देखिए 2 तरीके से एस्टीमेट किया जाता है। पहले एस्टीमेट किया जाता है क्वार्टर-क्वार्टर बेसिस का और दूसरा एस्टीमेट किया जाता है ईयर ऑफ ईयर बेसिस का। मतलब क्वार्टर-क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑफ ईयर बेसिस। ये दोनों बेसिस में आपको देखना है कि दोनों में अगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस में अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है तो ठीक है। तो अच्छा खासा ग्रोथ कहाँ पे हुआ? ईयर ऑफ ईयर बेसिस में। और एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा-सा कम हो गया। मान लेता हूँ थोड़ा-सा मार्जिन कम हुआ, फिर भी कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, उसमें कोई कमियाँ देखने को नहीं मिला और यही कारण की वजह से शेयर में एक मैसिव जंप देखने को मिला। और सिर्फ यही कंपनी के ऊपर नहीं, हर आईटी कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिवली मोमेंटम देखने को मिला है। चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो विप्रो का भी रिजल्ट अच्छा खासा आया, तो सब कुछ आपको अच्छा खासा देखने को मिला। तो इस बेसिस में देखिए कहाँ पे एंट्री बना था, देखिए जब यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक सेलिंग मोमेंटम आया था और एक नेगेटिव न्यूज़ के कारण एक गैप डाउन में ओपन हुआ, इतना बड़ा गैप में ओपन हुआ, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आना स्टार्ट हो चुके थे कि सर अभी क्या करूँ? तब भी मैंने आपको वीडियो बनाकर इस दिन भी आपको वीडियो बनाकर शेयर किया था। उस डेट को 17 तारीख को इन्फोसिस सर्च करना, 17 तारीख को वीडियो देख लेना मेरे यूट्यूब प्ले स्टोर के ऊपर जाकर देख लेना, जहाँ पे मैंने सारे वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। तो उस दिन भी मैं चीख-चीख कर आपको यही बताया था कि कोई भी लेवल, अगर कोई भी सपोर्ट लेवल के आसपास, यहाँ पे देखिए स्ट्रांगली क्या था? एक स्ट्रांगली सपोर्ट था। उस सपोर्ट लेवल के आसपास अगर कंपनी क्या करे, कंपनी एक हैमर जैसे कैंडल पैटर्न क्रिएट करे। हैमर मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कैंडल किस तरीके से बना, एक हैमर जैसे कैंडल बना। तो जब भी कुछ इस तरीके से हैमर कैंडल बनेगा, तो वहाँ पे बिल्कुल एंटी बनेगा और एंटी बनने के बाद देखिए उस लेवल के नीचे ही नहीं गया। यहाँ पे नीचे तो आया था, यहाँ पे वॉल्यूम इसलिए हुआ क्योंकि जो लोग यहाँ पे बाय नहीं कर पाए, बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे भी क्वांटिटी ऐड किया। उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके ऊपर लेके गए, वो गैप को पहले फिल अप किया, मैं पहले बताया था गैप को फिल अप करेगा। फाइनली गैप को फिल अप किया, उसके बाद फिर से देखिए ऊपर जाने के बाद और एक नेगेटिव न्यूज़ आया, फिर से गैप डाउन में ओपन हुआ। फिर से मुझे कमेंट आना स्टार्ट हो गया कि सर अभी लग रहा है कि इस बार वो ऊपर नहीं जा पाएँगे। फिर से मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर चुका था और मैंने आपको ये भी वीडियो बना के बताया कि मेरा जो टारगेट था वो 1612 रुपीज़ के आसपास। और देखिए कितने दिनों के बाद फाइनली क्या हुआ, वो टारगेट को अचीव किया। और ऊपर जाने के बाद देखिए यहाँ पे इसी लेवल को कंपनी क्या बनाया, सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली एक सपोर्ट था, उसको ब्रेक करके वो रेजिस्टेंस बनाए थे। रेजिस्टेंस ब्रेक किया था, सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, फिर से सपोर्ट बना, ऊपर गया और टारगेट को अचीव किया। देखिए मार्केट ना, कुछ आप सोच रहे हैं कि मैं जब भी एंट्री करूँ तब रॉकेट बन जाएगा और जब भी एंट्री करूँ तब उसी लेवल से मुझे प्रॉफिट चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए, ऐसे होता नहीं है। हम लोगों को सोचने से कुछ होगा नहीं। हम लोगों को ये सोचना है कि कंपनी कितना बढ़िया है और कंपनी का परफॉर्मेंस कितना बेस्ट है और कंपनी किस तरीके से आगे बढ़ने के पोटेंशियल रखते हैं। वो सारी चीज़ अगर आपको क्लैरिटी है, तो आज नहीं तो कल वो कंपनी आपको प्रॉफिट ज़रूर देंगे। तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली यहाँ पे एक चीज़ों को ध्यान देना, कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके आगे बढ़ा और इज़िली यहाँ पे टारगेट को अचीव किया। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर एक अलग लेवल का यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ और टारगेट कोई छोटा-मोटा टारगेट नहीं हुआ। अगर मैं एंटी लेवल से टारगेट लेवल तक देखूँ, तो 268 डेज़, तो एटलीस्ट आप बोल सकते हैं साढ़े 9 मंथ से 10 मंथ तक, 10 मंथ के अंदर-अंदर 30% का गेन। देखिए साल भर में भी अगर 12 मंथ के अंदर-अंदर भी 30% का अगर गेन रहता, तो भी मेरे लिए बेस्ट रहता। बाकी देखिए, आपकी क्या राय है? मुझे ज़रूर कमेंट्स करना और इसी तरीके से सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इस कंपनी के ऊपर एंटी लेकर फँसे भी हो, मतलब
फँस भी चुके हैं। मेरे भी ऑब्वियसली एंटी है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ और मैं अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ, कंटिन्यू इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी का क्वार्टर 3 का मुझे रिजल्ट देखना है। क्वार्टर 3 का रिजल्ट अगर ठीक-ठाक हुआ तो मैं कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो मैं लॉसेस में एग्ज़िट कर लूँगा। तो कंपनी किस तरीके से करेक्शन आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली इस रेंज को जब भी इस स्ट्रांगली सपोर्ट को ब्रेक किया, उसके बाद धीरे-धीरे करके नीचे आया। मैंने ये भी बताया कि नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा 444। अगर उस लेवल को ब्रेक करते हैं तो और एक सपोर्ट बनेगा, वो बनेगा 370 और इस सपोर्ट को मुझे लग रहा है और भी ब्रेक करेगा और नीचे आने का चांसेस है। अगर नीचे आए तो 225 से 240 रुपीज़ इस लेवल तक आने का चांसेस है। तो इस तरीके से लेवल्स क्यों बन रहा है? क्योंकि अगर प्रीवियस डेटा देखेंगे तो प्रीवियस में यही लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट था। तो वही लेवल को वो रिटेस्ट करके आगे बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब है कंपनीज के ऊपर अभी जो फिलहाल के जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा जो एक ही रेंज के ऊपर वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, वो डाउन साइड के वॉल्यूम ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे देखिए नेगेटिव वॉल्यूम ज़्यादा है पॉजिटिव वॉल्यूम से। जब नेगेटिव वॉल्यूम बना वहाँ से देखिए बिग क्रैश हुआ। यहाँ पे नेगेटिव वॉल्यूम बना, यहाँ से भी क्रैश हुआ और फिर से नेगेटिव वॉल्यूम बनने जा रहा है। इसका मतलब यहाँ से भी क्रैश होने का चांसेस है। तो फिलहाल के लिए जो लोग नया एंट्री लेने के लिए सोच रहे हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा जब तक कोई क्लियरिटी ना मिले कि इस कंपनी का कहाँ पे एक स्ट्रांगली सपोर्ट है, तो तब तक एंट्री मत लेना। तो यहाँ पे क्लियरिटी तो मिल चुकी है, यहाँ पे स्ट्रांगली सपोर्ट है, तो यहाँ तक आने दीजिए, उसके बाद कुछ डिसीज़न ज़रूर लेना। तो इस कंपनी के ऊपर इस तरीके से करेक्शन होने के पीछे, इस तरीके से गिरावट के पीछे रीज़न कौन-सा है? देखिए रीज़न आप खुद ही देख लीजिए। मैं बार-बार इस सारी चीज़ों को इसीलिए दिखाता हूँ, क्योंकि आपको एक क्लियरिटी मिले कि जब भी किसी कंपनीज़ के ऊपर हम लोग एंट्री लेने वाले हैं, तो उसके ऊपर सही में क्या उस टाइम में कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। 80,000 से कितना बना? करीबन 40,000 करोड़ के आसपास। 80,000 से 38,000 बन चुके हैं। मतलब सेल्स 50% कम हो चुके हैं और सेल्स कम होने के बाद एक्सपेंस भी कंपनी का सेम टू सेम हुआ और उसी बेसिस में कंपनी जो 373 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किए थे, वो घट के हो चुके हैं सिर्फ 45 करोड़। तो अभी मुझे इसीलिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट मुझे देखना चाहिए। एक क्वार्टर में रिज़ल्ट खराब हो सकते हैं, एक क्वार्टर में कंपनी का सिचुएशन कुछ खराब हो सकते हैं। वो आपको ये नहीं देखना है कि उस टाइम में क्या हुआ। आपको ये देखना है कि नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी किस तरीके से परफ़ॉर्मेंस कर रहा है। अगर क्वार्टर 3 में कंपनी का रिज़ल्ट अच्छा नहीं हुआ, तो मैं पहले ही एग्ज़िट कर लूँगा एज़ अ स्विंग ट्रेडिंग्स को। तो बाकी मेरा क्या राय होगा वो भी तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो रिज़र्व के बारे में बात करें कंपनी का रिज़र्व देखिए लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, कंपनी का बोरिंग्स कम होता देखने को मिले, तो ये कंपनी के लिए प्लस पॉइंट तो ज़रूर है और उसके साथ-साथ कंपनी खुद के बिज़नेस के ऊपर जो इन्वेंटरी है, वो किस तरीके से है? आप देखेंगे तो इन्वेंटरी बहुत कम हो चुके हैं। ये कंपनी के लिए मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और नेगेटिव पॉइंट्स है, क्योंकि खुद का इन्वेंटरी अगर कम हो रहा है, तो इसका मतलब प्रोडक्शन कम हो रहा है। प्रोडक्शन कम होने के कारण ही कंपनी का सेल्स कम हुआ और उसी के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन गिर चुके हैं। तो देखिए कंपनी के ट्रेड रिसीव में कंपनी अच्छा खासा प्रोजेक्ट तो मिला, मगर कंपनी प्रोजेक्ट को इनिशिएट अभी तक नहीं कर पाए। तो एज़ अ इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट तो करके रखे हैं। अब ये देखना है कि वो व्यक्ति कंटिन्यू कहाँ तक कर सकते हैं और कितने दूर तक जा सकते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है? ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक, तो इसके ऊपर मेरा जो एंट्री था वो फाइनली टारगेट अचीव हो चुके हैं। किस तरीके से एंट्री बना वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक बड़ा-सा एंट्री बना, बड़ा-सा मतलब तो कोविड से पहले एक कोविड के टाइम में एक बिग क्रैश हुआ था, उसी लेवल से एक कप बना और उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली जो टारगेट बन रहा था वो एक स्विंग हाई के नीचे टारगेट बनना जा रहा था। तो स्विंग हाई के नीचे जब टारगेट बनने जा रहा था, तो मैं आपको ये भी बताया कि स्विंग हाई के नीचे जब भी टारगेट बने हायर पॉसिबिलिटी है उस टारगेट को वो अचीव करेगा। फाइनली यहाँ पे क्या हुआ हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ और देखिए धीरे-धीरे करके ऊपर गया, थोड़ा-सा नीचे की आया। मतलब एक रेंज के हिसाब से कंपनी आगे बढ़ता गया और ईज़िली वो टारगेट को अचीव किया। तो कहने का मतलब है, अगर कंपनी में दम है, कंपनी के ऊपर भरोसा है, तो कंपनी आपको टारगेट ज़रूर देंगे। तो पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर ऐसा कौन-सा भरोसा मुझे लगा जिसके कारण मैंने टेल लिया? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले बात कंपनी का जो कर्ज़ा है, वो कंपनी का कर्ज़ा लगातार बढ़ते चले जा रहे थे और इनकम भी बढ़ा हाथ में कैश भी बढ़ा और उसके साथ-साथ कंपनी का पी रेशियो एक रीज़नेबल प्राइस में था। क्वार्टरली रिज़ल्ट के बारे में बात करूँ दे ध्यान दीजिएगा जिस कारण के वजह से मैंने टेल लिया था। सेल्स देखिए 18,000 करोड़ से 20,000 करोड़ बना था और इस बार सेल्स बना था 26,000 करोड़।
और जब एनटी बना था तब मैं जून का क्वार्टर देखकर एनटी लिया था, तो 19,000 करोड़ से 25,000 करोड़ तक बन चुके थे। और एक्सपेंस को, इंटरेस्ट को, सब कुछ पेमेंट करने के बाद 270 करोड़ से प्रॉफिट बन गया था 1300 करोड़। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वार्टर में 400 500 करोड़ से बढ़ के हो चुके थे 1900 करोड़। तो एक अलग लेवल का सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले हैं। और इसी बेसिस में बैलेंस शीट को देखूँ तो कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा, कंपनी का कर्जा भी बढ़ा और उस बेसिस में कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा। तो इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूँ तो प्रोमोटर के बाद देखिए खुद एफएस ने क्या किया, आज तक इतना होल्डिंग कभी नहीं उठाया था। तो फर्स्ट टाइम कंपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया। क्यों किया? क्योंकि पीएसयू कंपनी लगातार ग्रोथ करते जा रहे थे और अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी कर रहा था। और साथ ही साथ गवर्नमेंट भी इस कंपनी के ऊपर, सॉरी, प्रोमोटर तो खुद ही गवर्नमेंट है। तो डीएस भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग्स को बढ़ा दिया। 11% से होल्डिंग को बढ़ाकर 13.5% कर चुके थे। और पब्लिक के पास 14% होल्डिंग था, वो माल को बेच रहा था। जब इंस्टीट्यूशन माल खरीदारी करे, इस बात को याद रखना, और जब पब्लिक माल को बेचे तो उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ बुल रन देखने को मिल सकता है। तो ये सारे कारण की वजह से मैंने टेल लिया था और आपको इसी तरीके से सारे पॉइंट्स को चेकआउट करके टेल लेना चाहिए। तो फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है मेरे हिसाब से, यहाँ पे जो स्ट्रांगली इसका सपोर्ट, सॉरी, रेजिस्टेंस ट्रेंड बना है, उस रेजिस्टेंस को फेस करेगा। अगर यहाँ पे कुछ टाइम बिताए, यहाँ पे कुछ टाइम, ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ टाइम बिताए उसके बाद ब्रेकआउट करे तो फिर से एक बड़ा एंटी लेवल बन सकता है। तो बाकी आपके क्या राय है, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एसबीसी एक्सपोर्ट लिमिटेड। तो एसबीसी एक्सपोर्ट लिमिटेड के ऊपर एक अपडेट है। वो अपडेट कुछ इस तरीके से है, कंपनी फिर से एक बार बोनस देने वाला है। 2022 में बोनस दिया था 1:1 का। फिर से देखिए 1 साल के बाद फिर से एक बार कंपनी बोनस देने जा रहा है 1:2 रेशियो का। मतलब हर 2 के बदले 1 शेयर मिलेगा और वो भी कब मिलेगा? 19 जनवरी में। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। अगर किसी कंपनीज के ऊपर काम करना है तो प्लीज आपके एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए, आपके खुद के ओपिनियन के हिसाब से काम करिए। मेरे तरफ से सारे वीडियो एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।